दोस्तों, ये यश और पूजा वाली कहानी का दूसरा और आखिरी भाग है। इस कहानी के पहले भाग का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में दे दूंगी। आप वहां से जाकर लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के पहले भाग को सुन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इस कहानी के पहले भाग का लिंक दे दूंगी। आप वहां से भी जाकर इस कहानी को सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के दूसरे और आखिरी भाग को शुरू करते हैं। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल धक से रह गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे आंखें जो अब सिर्फ और सिर्फ वो खूबसूरत सपने देखने लगी थीं, अचानक वे सारे सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि सामने बिस्तर पर यश और चंदा एक दूसरे से लिपटे हुए पड़े थे। यश जो मेरा मंगेतर था, चंदा के ऊपर झुका हुआ था और उसका गोरा बदन जो शर्ट के बिना था, चंदा के गोरे बदन से चिपका हुआ था। मुझे देखकर यश अचानक ऊपर उठा और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मुझे इस तरह अपने सामने देखकर वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गया था। कहने लगा, देखो पूजा, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे पास आया और मैं बिल्कुल अविश्वास से उसे देख रही थी। उसने सिर्फ वो पैंट पहन रखी थी और उसकी शर्ट नीचे फर्श पर गिरी हुई थी। मेरी आंखों में एक दर्द भरा एहसास आ गया। मैंने कहा, दूर हटो मुझसे, मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि रात के समय तुम चंदा के कमरे में इस हालत में मौजूद हो। अब किसी भी सफाई की कोई गुंजाइश नहीं बचती। मैंने पीछे बिस्तर की तरफ देखा तो चंदा जीतने वाले अंदाज में मुझे देख रही थी, जिसने बेहद बेखुदा कपड़े पहन रखे थे। अचानक मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। यश कहने लगा, पूजा, एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसने अचानक से मेरे कंधे पकड़कर मुझे अपने करीब किया और मैंने जोर से उसे दूर झटका। इससे पहले कि वो मुझे और हाथ लगाता, मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। मेरी उंगली में मौजूद अंगूठी का सफ़ेद नग उसके सुर्खों सफ़ेद गाल पर निशान छोड़ गया था। उसने अविश्वास से मुझे देखा और मैंने बड़े दुख से उसे देखा और कहा, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, मगर अपने साथ किया गया धोखा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहते हुए मैंने अंगूठी उतार कर उसके चेहरे पर मारी और वहां से भागते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे पता था कि अब मेरी जिंदगी पहले से भी बदतर होने वाली है। ये जो कुछ दिन मैंने किसी सपने के आलम में बिताए थे और मुझे लगने लगा था कि अब जिंदगी में कोई दुख नहीं बचा, बल्कि मेरे सारे दुखों का समाधान यश को पाने की सूरत में हो चुका है। मैं कितनी गलत थी, क्योंकि उसने मेरा दिल तोड़ दिया था। भला मुझ जैसी बदसूरत सांवली लड़की के नसीब में यश जैसा खूबसूरत मर्द कहाँ से आ सकता था। मैं भी कितनी पागल थी कि उसकी नाटकबाजी को सच समझ बैठी थी। सब ने ही मेरा दिल, मेरे जज्बात रौंद कर रख दिए थे और मैं दूसरों को तो माफ़ कर देती, मगर यश को कभी माफ़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि शायद अंदर ही अंदर मैं उससे प्यार करने लगी थी। मैंने बहुत ही आम से कपड़े पहने हुए थे। आज के दिन श्रृंगार नहीं किया था, क्योंकि यश ने मुझे इसी सादगी में पसंद किया था, बिना किसी मेकअप के। उसे मेरी सादगी भाई थी। आज के दिन मेरी और यश की सगाई थी, क्योंकि यश की माँ अमेरिका से आई थी। वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली औरत थी। उनका संबंध भारत से ही था, मगर यश और उसकी माँ काफ़ी समय से अमेरिका में रह रहे थे। यश का बिजनेस अमेरिका में ही था और उसकी माँ कह रही थी कि मैंने तो यश को कई बार कहा कि वापस अपने वतन चलते हैं, वहीं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, क्योंकि मेरा तो अमेरिका में बिल्कुल दिल नहीं लगता। यहाँ पर कोई अपनापन नहीं है। और मैंने तो कहा था कि मैं लड़की भी भारत से ही लाऊंगी अपने यश के लिए, मगर ये तो बड़ा ही छुपा रुस्तम निकला। आने के साथ ही इसने लड़की पसंद भी कर ली और मुझे फ़ोन करके बुला भी लिया कि जल्दी आओ, सगाई की रस्म करनी है। उसकी माँ मुस्कुराकर यश का राज फाश कर रही थीं। सबके चेहरे जैसे सफ़ेद पड़ गए थे। चंदा का रंग तो इतना पीला पड़ गया था जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यश की पसंद मुझ जैसी सांवली लड़की यानी कि पूजा हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यश पर चंदा ही फिदा थी। वही उसके आगे पीछे घूमा करती थी। उसे पूरा यकीन था कि यश चंदा को ही चुनेगा, मगर जब उसने सबके सामने मेरा नाम लिया तो सब लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। हाँ, मेरे पापा काफ़ी खुश थे, क्योंकि मैं भी तो आखिर उनकी ही बेटी थी। उन्हें अपनी बेटियों में कोई फ़र्क नहीं लगता था। और मेरी सौतेली माँ तो आंखों में अंगारे लिए मुझे देखे जा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि मेरी उंगली से अंगूठी उतार कर फेंक दें और मुझे अपने घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि मैं उनके सुकून की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी।
और मैं बिल्कुल चुपचाप नज़रें झुकाए बैठी थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे तो अभी तक अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि यश जैसा खूबसूरत और कामयाब मर्द मेरी किस्मत में लिखा जा सकता है। शायद ये कोई सपना हो और अभी मेरी आँख खुल जाए, या फिर यश मेरे साथ कोई बहुत बड़ा मजाक कर रहा हो और अभी कह दे कि पूजा मैं तो मजाक कर रहा था। मगर ये मजाक नहीं था, क्योंकि सगाई की अंगूठी पहनाने के बाद उसने मुझे अपने गले से लगाया था और मैं एकदम वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई थी। अगर ये सपना था तो मैं इसे और देखना चाहती थी। अगर ये हकीकत थी तो मैं अपनी किस्मत पर खुशी के मारे डांस करना चाहती थी। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपनी अंगूठी को गौर से देख रही थी कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा शायद मेरी सौतेली माँ या फिर बहनों में से कोई होगा और मुझे खरी खरी सुनाने आई होंगी। मगर अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। ना जाने मेरे अंदर कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि अब मैं और डरना नहीं चाहती थी। मगर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने यश खड़ा मुस्कुरा रहा था और मैं एकदम उसे देखकर शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि अभी मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी। अभी तो मैं इस हकीकत को स्वीकार करना चाहती थी। कहने लगा, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? अब तो मैं थोड़ा बहुत हक रखता हूँ। और मैं एकदम से दरवाजे के सामने से हट गई। वो अंदर दाखिल हुआ और मेरे कमरे को गौर से देखने लगा। मेरा कमरा दूसरे घर वालों के कमरों की तुलना में छोटा और साधारण सा था, जिसमें कोई भी आधुनिक सुविधा नहीं थी। एक तरफ अलमारी में मेरी किताबें और कुछ दूसरी चीज़ें पड़ी हुई थीं, जो कि मैंने अपने पैसे जोड़ जोड़ कर खरीदी थीं, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकती थी, मगर फिर भी कभी कभी कमरे में बैठकर अपना शौक पूरा कर लेती थी। कमरे की दूसरी तरफ पेंटिंग का कुछ सामान पड़ा था, क्योंकि मेरा दूसरा शौक पेंटिंग का था। मुझे पेंटिंग करना शुरू से ही बहुत पसंद था और कभी कभार मैं अपनी पेंटिंग ऑनलाइन एग्जीबिशन पर लगा देती थी और लोग इसे पसंद भी करते थे। मेरी एक दो पेंटिंग तो अच्छे दामों में बिकी भी थी। ये ऐसा शौक था जो उम्र के साथ साथ और भी निखर गया था। अगर मेरे पास सुविधाएं होती तो मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बन सकती थी, मगर घर वालों की तरफ से कोई सपोर्ट न होने की वजह से मैं बस कमरे की चार दीवारी के अंदर ही अपना शौक पूरा कर लेती थी। और यश तो एकदम से हैरान रह गया था, क्योंकि सामने कैनवस पर कुछ अधूरे रंग बिखरे पड़े थे। ये पेंटिंग झील किनारे बैठी एक उदास सी लड़की की थी, जिसका साया झील के पानी में झिलमिला रहा था। अभी ये पेंटिंग पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे पास पेंटिंग को पूरा करने के लिए कुछ सामान नहीं था, जो ख़त्म हो गया था, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उसे खरीद सकती। इसलिए कई दिनों से ये पेंटिंग अधूरी थी और मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। यश धीरे धीरे ट्रांस की सी हालत में उसके करीब जाने लगा। उसने अपनी उंगलियां उस पेंटिंग पर फिराना शुरू कर दी। कहने लगा, क्या ये सब कुछ तुमने पेंट किया है? मैंने कहा, हाँ, कभी कभार मैं अपना शौक पूरा कर लेती हूँ जब बहुत उदास हो जाती हूँ। वो कहने लगा, इस लड़की के चेहरे पर वही उदासी दिख रही है जो पहली बार तुम्हें देखने पर तुम्हारी आंखों में मुझे नजर आई थी। शायद तुमने अपनी उदासी इस लड़की के अंदर डालने की कोशिश की है। वो एकदम मेरी तरफ बढ़ा और मैं हैरान रह गई थी। वो कितना सच बोल रहा था। मैंने कहा, अब मेरी आंखों में देखकर क्या कहोगे? क्या अब भी मेरी आंखों में उदासी है? और वो मेरे बेइंतहा करीब आ गया। मेरे दोनों कंधों को पकड़कर उसने मुझे अपने करीब कर लिया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, अब ये उदासी किसी खूबसूरत नगमे की धुन में ढल चुकी है और मुझे इन आंखों से इश्क है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम्हारी आंखें वो सब कुछ कह रही थीं जो आम इंसान देख नहीं सकता, क्योंकि इनमें लिखा हुआ संदेश बहुत ख़ास था। मैं उसे हैरानी से देखने लगी, उसे खुद से दूर किया और कहा, ज़्यादा रोमांटिक बनने की ज़रूरत नहीं है। सगाई का मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे अभी से रोमांस शुरू कर दोगे। और वो अचानक हंसने लगा। कहने लगा, तुम्हारी पेंटिंग मुझे बहुत पसंद आई है, क्योंकि मुझे भी अपने फ्री टाइम में एग्जीबिशन अटेंड करने का बहुत शौक है। मैं आर्टिस्ट नहीं बन सका, लेकिन आर्किटेक्ट जरूर बन गया, क्योंकि वो भी किसी आर्ट से कम नहीं। मैंने अपना ऑफिस, जो कि अमेरिका में है, खुद ही डिजाइन किया है। जब तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा तो तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। और मैं एकदम मुस्कुरा दी थी। फिर कहने लगा, मैंने अपने ऑफिस में सामने की दीवार पर एक पेंटिंग लगाई है। 5 साल पहले मैंने वो एग्जीबिशन में से ख़रीदी थी और मुझे वो बेहद पसंद आई थी। रंगों की भी अपनी एक अलग भाषा होती है जो हर कोई समझ नहीं सकता, और उस पेंटिंग में मुझे दुख और तकलीफ का हर रंग एक साथ नज़र आया था। मगर उस पेंटिंग में ख़ास बात क्या थी जानती हो?
वो उस अधूरी पेंटिंग को गौर से देखकर कह रहा था कि उसमें खास बात यह थी कि उसमें दुख के रंगों के साथ उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी पेंट की गई थी, जो बिल्कुल उस लड़की की ओट में से निकल कर नजर आ रही थी। और न जाने उस पेंटिंग में और तुम्हारी बनाई हुई इस पेंटिंग में मुझे बहुत कुछ समान लग रहा है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि उस आर्टिस्ट की बनाई हुई और पेंटिंग्स खरीद सकूं, मगर उस एग्जीबिशन में सिर्फ उसी आर्टिस्ट की वो एक अकेली पेंटिंग थी। मैं उसे ढूंढ नहीं सका कि वो कौन था जिसने इतनी शानदार पेंटिंग बनाई थी। मैं उसे देखकर हैरान होती जा रही थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उसे भी रंगों में कोई दिलचस्पी होगी। मुझे लगता था कि वो बस इमारतें ही बना सकता है। मैं एकदम मुस्कुरा दी और उसकी तरफ देखा तो वो एकदम जैसे बिल्कुल सख्ते में खड़ा था। उसकी नज़रें पेंटिंग के कोने पर लिखे मेरे सिग्नेचर पर जम गई थीं और वो अपनी उंगलियां उन सिग्नेचर्स पर फिरा रहा था जहां मैंने अपना नाम बड़े स्टाइलिश अंदाज में लिखा था। मैंने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मेरे सिग्नेचर तुम्हें पसंद आए? और वो एकदम से मेरी तरफ अविश्वास से देखने लगा। कहने लगा, पूजा मल्होत्रा, आज तुम्हें एक बात बताऊं? मैंने कहा, हाँ बताओ। वो फिर से मेरे करीब आया और मेरे दोनों हाथ थाम लिए। मैं अपने हाथों को देख रही थी जो बिल्कुल साधारण से और सांवले से थे और उसके खूबसूरत सफ़ेद हाथों में कैद हो गए थे। मुझे जैसे एक झुरझुरी सी आई थी, क्योंकि यह एहसास बहुत तेज था। इससे पहले कि मैं अपने हाथ छुड़वाती, उसने अपनी पकड़ मजबूत की। मैंने कहा, क्या हुआ है? ऐसे क्या देख रहे हो? कहने लगा, तुम्हारे हाथों में जादू है। ये किसी भी इंसान को हील करने की पावर रखते हैं। पता है, मैं उस वक्त अपनी ज़िंदगी के बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। मेरे पापा मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़कर चले गए थे और मैं अभी एक सफल आर्किटेक्ट नहीं बना था, बल्कि संघर्ष कर रहा था। और इस स्थिति में मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए, जो मेरा सबसे बड़ा सहारा थे। उन्हें कोई गोरी मैम अपने लिए पसंद आ गई और मेरी साधारण सी माँ में उन्हें कोई आकर्षण नज़र नहीं आया। वो दौर मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था। मैं अपना करियर बीच में ही छोड़ चुका था और सड़कों पर भटकने लगा, क्योंकि मुझे अपने पापा से बेहद प्यार था। वो मेरे लिए एक रोल मॉडल थे, और जब आपका रोल मॉडल ही आपको मुंह के बल गिरा दे तो आपका पूरा वजूद किसी इमारत की तरह जमीन पर ढेर हो जाता है, जिसे बड़ी मुश्किलों से बनाया गया हो। मैं भी उस वक्त बिल्कुल टूट चुका था और निराश था, गहरी तकलीफ में था। और तब अपने दोस्त के साथ एक एग्जीबिशन में गया था। वहाँ मुझे वो पेंटिंग नजर आई थी जिसमें वो उदास सा चेहरा था, जिस पर दुख, पीड़ा और तकलीफ के सारे रंग एक साथ थे। न जाने इतना सारा दर्द एक पेंटिंग में उसने कैसे समेटा था, मगर उसके बिल्कुल पीछे से एक हल्की सी रोशनी की किरण नजर आ रही थी कि शायद कभी उसकी ज़िंदगी में वो किरण सारे दुखों को अपनी लपेटे में ले लेगी, और वो सिर्फ मैं ही देख सकता था। मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे। मैंने अपने दोस्त से पैसे लेकर वो पेंटिंग खरीद ली थी और उसके बाद मुझ में जैसे एक नई जान आ गई थी। एक जुनून सा आ गया था कि मुझे अपने गमों से लड़ना है और आगे बढ़ना है। अपने पापा को दिखाना है कि उनके बिना हम मरे नहीं हैं, बल्कि अपने पूरे कद से खड़े हैं। और आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और पता है, मैंने वो पेंटिंग अपने ऑफिस में सामने की दीवार पर लगाई है। मैं रोज़ उसे देखकर एक नई उम्मीद के साथ जीता हूँ, क्योंकि वो पेंटिंग मुझे मरने नहीं देती। और इस पेंटिंग में और तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग में एक चीज़ समान है, और वो है तुम्हारे सिग्नेचर। मेरे हाथ उसकी मजबूत हाथों की पकड़ में कांपने लगे थे, क्योंकि मैं जानती थी कि वो पेंटिंग किसने बनाई है। 5 साल पहले वो पेंटिंग मैंने बनाकर ऑनलाइन बेची थी। मैं उसे बेचना नहीं चाहती थी, मगर मुझे अपनी ज़रूरतें और कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसे बेच दिया था। और मैं एकदम से जैसे बिल्कुल सकते में आ गई थी। मेरी उस पेंटिंग को खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि यश था। अचानक मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे और मैं इस बात का मतलब समझ गई थी कि यश ने मुझे अपने लिए क्यों चुना है, और बिना मेरे हुलिये या मेरी शक्ल सूरत की परवाह किए मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। इस वजह से कि उसने मेरी आंखों के अंदर से झांक लिया था कि इंसान की आंखें तो सब कुछ कहती हैं, बस उन्हें पढ़ने वाला कोई होना चाहिए। अचानक उसने मुझे खुद से लगा लिया और कहा, पूजा, न जाने मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था और तुम मुझे अब मिली हो। यूँ लगता है जैसे पूरी कायनात मेरी मुट्ठी में कैद हो गई है। मेरे आंसू उसकी शर्ट को भिगोने लगे थे, क्योंकि मुझे भी लग रहा था जैसे आज मुझे कोई समझने वाला मौजूद है, जो मेरे दुख की तहरीर मेरी आंखों में आसानी से पढ़ सकता है और उसकी भरपाई कर सकता है। मैं अचानक उससे अलग हुई और कहा, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे सामने रोना नहीं चाहती। और वो अचानक मुस्कुराकर कहने लगा,
मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो कमरे से चला गया और मुझे लगा जैसे मेरा दिल भी अपने साथ ले गया है, जो अब यश के सीने में धड़कने लगा था। क्योंकि यश मेरी ज़िंदगी में वही उम्मीद की किरण बनकर आया था जो मैंने उस पेंटिंग में बनाई थी। मैं अब जब भी अपने कमरे से निकलती थी तो नफ़रत भरी निगाहों का सामना करती थी, क्योंकि एक ही घर में रहते हुए यहाँ हर तरफ से नफ़रत और हिकारत के तीर बरस रहे थे, जहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। अब तो मेरी सौतेली माँ और मेरी बहनें मेरी जानी दुश्मन बन चुकी थीं। उनका बस नहीं चल रहा था कि मुझे किसी कूड़ेदान में उठाकर फेंक दें, और मैं बहुत ही आत्मविश्वास से उनकी निगाहों का सामना कर रही थी, क्योंकि वो खुशी इन छोटी मोटी आजमाइशों से बहुत बड़ी थी जो मुझे मिल चुकी थी। यश और उसकी मम्मी अभी यहीं पर थे, क्योंकि उसकी मम्मी का कहना था कि हम तो अपनी बहू को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। बार बार अमेरिका से आना जाना इतना आसान नहीं होता, और मेरे मन में तो खुशी के लड्डू फूट रहे थे। मैं तो उंगलियों पर दिन गिन रही थी कि बहुत जल्द मैं यश के साथ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और यश की मम्मी की बात सुनकर तो मेरी सौतेली माँ और बहनों को आग लग गई थी। खासकर चंदा की शक्ल देखने वाली थी। वो मुझे खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी, मगर मैंने किसी से भी नज़र मिलाना वैसे ही छोड़ दिया था। अब जब भी मैं किचन में काम करने जाती तो यश की मम्मी भी पीछे पीछे आ जाती, कहने लगती, पूजा बेटा अकेले काम करते करते थक जाओगी, मैं तुम्हारा हाथ बटा देती हूँ। मैं उन्हें बहुत मना करती, मगर वो मेरे साथ मिलकर काम करती और मेरे खानों की तारीफ करती। कहने लगती मैं भी इस तरह के खाने बनाया करती थी, मगर अब तो शायद अमेरिका जाने के बाद मेरे हाथों का टेस्ट भी वेस्टर्न हो गया है। मगर तुम वहाँ आओगी तो बड़ी मौज लगेगी हमारी, हमें परदेश में देसी खाने को मिलेंगे। यश की मम्मी बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक करने वाली और दोस्ताना सी थीं। यश ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था, क्योंकि वो वहाँ मुंबई में अपने बिजनेस की ब्रांच खोल रहा था, इसलिए वहाँ पर बिजी होता था। रात गए घर वापस आता और मैं किचन में खड़ी कुछ न कुछ बना रही होती। वो चुपके से मेरे पीछे से आ जाता और कहता, मेरी होने वाली सुगढ़ बीबी क्या बना रही है, और मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगती। कहती, आप रात के 10 बजे घर तशरीफ लाए हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि इस वक्त तो सिर्फ खाली बर्तन ही साफ करने को मिलते हैं। मैं शरारत से कहती तो वो कहता, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ बर्तन तो धो ही सकता हूँ ना, और फिर अपनी कमर कसने लगता। वो एक मर्द था, मगर उसे काम करने में कोई भी शर्म महसूस नहीं होती थी। अक्सर ही वो मेरी और अपनी चाय साथ बना लेता, और हम एक साथ ही हल्की हल्की बातें भी करते जाते और चाय भी पीते रहते। चंदा भी उस समय किचन में आ जाती, हालांकि कभी उसने किचन की शक्ल तक नहीं देखी थी। वो मुझे ही कमरे से ऑर्डर देती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मगर जैसे ही यश किचन में होता वो भी साथ आ जाती और उसे कॉफ़ी बनाकर पेश करती, तो कभी कुछ और। यश भी उसके साथ काफ़ी दोस्ताना अंदाज में बात करता था, और मेरा दिल जैसे कोई मुट्ठी में जकड़ लेता था, क्योंकि मेरे अंदर की हीन भावना फिर से सर उठाने लगती। चंदा मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, और मैंने सुना था मर्द औरत की खूबसूरती से प्रभावित हो ही जाता है और बहकने लगता है। मगर फिर भी मुझे यश पर भरोसा था, क्योंकि वो ऐसा नज़र नहीं आता था, लेकिन वो तो एक मर्द ही था ना। और एक रात जैसे मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। रात के 12 बजे मैं लॉन्ज में निकली थी, क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। यश का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। मैंने उसके कमरे की तरफ देखा तो वो अभी तक लॉक था, और मुझे हैरानी हुई कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसके कमरे के साथ चंदा का कमरा था, और उसके कमरे से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थीं। वो आवाज़ें यश और चंदा की आपस में बातें करने की थीं। मैं हैरान रह गई, और मेरे दिल को जैसे कुछ होने लगा। वो सारे वहम अचानक से सिर उठाने लगे जो मुझे सताए रखते थे। मैंने कमरे की खिड़की से सुराख के अंदर से मंजर देखा तो मेरा दिल दहल गया। मुझे लगा जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ, क्योंकि यश और चंदा एक दूसरे के ऊपर बेड के बीचों बीच पड़े थे। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, और मैंने बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे लगा जैसे मुझे कोई गलतफहमी हुई है, मगर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सारे वहम एक हकीकत की सूरत में खड़े थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि यश तो मुझे टूट कर चाहता था, और उसने मुझसे अपनी पसंद से सगाई की थी, और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली थी। सिर्फ एक हफ्ता ही तो बचा था। ये मंजर देखकर मुझे लगा जैसे मैं
अभी अगला सांस नहीं ले पाऊंगी। अचानक से यश ने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। हालांकि चंदा के चेहरे पर एक रहस्यमयी सी मुस्कान रेंगने लगी थी, जैसे उसका बहुत बड़ा मकसद पूरा हो गया हो। मगर यश की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उस पर किसी भी किस्म पर कोई यकीन करती, क्योंकि उसकी शर्ट फर्श पर गिरी पड़ी थी और चंदा का लिबास भी बेइंतहा बेबाक था। गहरे गले में से उसका दूधिया शरीर चमक रहा था। मेरी आंखों से आंसू रवा होने लगे। यश मेरे करीब आया, मुझे कंधों से पकड़ने की कोशिश की और कहा, पूजा, जो भी तुम देख रही हो वो सब कुछ तुम्हारी गलतफहमी है, एक जाल है जो फैलाया गया है। मैं उसे बेयकीन नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा, अब किसी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं बची। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हारा हर कसूर माफ़ कर सकती हूँ, मगर मुझे धोखा दिया जाना पसंद नहीं। इसीलिए मैं तुमसे अपनी सगाई ख़त्म करती हूँ। अचानक से यश ने मुझे अपने कंधों से पकड़ लिया और मुझे अपने करीब करने की कोशिश की, तो मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा और उसकी अंगूठी उतार कर उसके ही चेहरे पर मार दी और वहां से भागती हुई अपने कमरे में आकर बंद हो गई। दरवाजे के साथ लगी नीचे बैठती चली गई और जोर जोर से रोने लगी। यश चाहे मुझसे प्यार करता था, मगर वो एक मर्द भी तो था। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर उसका दिल बहक गया होगा और ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं जानती थी कि चंदा भी कई दिनों से यश के आगे पीछे घूम रही है। चाहे उसने यश को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की होगी, मगर यश भी बराबर का कसूरवार था। मैं किसी भी सूरत ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती थी, चाहे मुझे सारी जिंदगी अकेले ही क्यों ना काटनी पड़े। मैं सारी रात कमरे में रोती रही और यश दरवाजे के पीछे खड़ा मुझे पुकारता रहा। कहने लगा, पूजा यार, एक बार मेरी बात तो सुन लो, फिर चाहे जो मर्जी सज़ा मुझे दे देना। मगर मैं सज़ा तो पहले से ही तय कर चुकी थी, अपनी भी और यश की भी, क्योंकि सुबह होते ही मैं कमरे की खिड़की से कूदकर उस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल आई थी। मैं किसी भी सफाई और दलील सुनने के मूड में नहीं थी। मेरा दिल बुरी तरह से टूटा था और मैंने खुदकुशी करने के बारे में सोच लिया था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा था। मुझे ज़िंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और उसी प्यार में मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला था। मैं नंगे पैर सड़कों पर घूम रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका था। कोई भी गाड़ी आकर मुझे कुचल देती, मुझे कोई परवाह नहीं थी। और अचानक से एक तेज रफ्तार गाड़ी मुझसे टकराई और मैं सड़क पर दूर गिरी थी। मेरे सर से खून निकलकर सड़क पर बहने लगा था और मुझे लगा जैसे अभी आंखें कभी भी रोशनी नहीं देख सकेंगी, क्योंकि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। और जब मेरी आंख खुली तो मैं एक हॉस्पिटल के कमरे में थी। मेरे दोनों बाजुओं पर नलियां लगी हुई थीं और सर पर भी पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि मुझे सर पर गहरी चोट आई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं की थी। अचानक मुझे अपने पहलू में कोई बैठा हुआ महसूस हुआ। मैंने चेहरा उसकी तरफ किया तो वो मेरे हाथों को अपने हाथों में थामे मेरे बाजू पर अपना सर रखे शायद सो रहा था। मैंने कांपते हुए लबों से उसे पुकारा, यश, और वो अचानक नींद से जागा। चौंककर मुझे देखा, मेरे ऊपर पूरी तरह झुक गया। उसके चेहरे पर जैसे एक नई जिंदगी दौड़ गई थी। कहने लगा, पूजा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें होश आ गया? वो बहुत ही फिक्रमंदी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेर रहा था। कहने लगा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता और शायद तुम्हारे साथ ही मौत को गले लगा लेता। तुमने तो मुझे सफाई देने का मौका भी नहीं दिया और अपनी जान लेने पर तुल गई। क्या जान इतनी बेमोल होती है कि किसी भी शख्स के लिए दे दी जाए? उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख पड़ चुकी थीं और नाक भी सुर्ख थी, जैसे वो कई रातों का जागा हुआ हो। कहने लगा, आज पूरी एक हफ्ते के बाद तुम्हें होश आया है। तुम कोमा में चली गई थी और मैं एक पल के लिए भी तुमसे जुदा नहीं हुआ। मेरा दिल कह रहा था कि तुम जरूर उठोगी। मैंने तुम्हें कितनी आवाज़ें दी, मगर तुमने मेरी कोई पुकार नहीं सुनी। क्या इतनी नाराज़ हो गई थी मुझसे? क्या मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं था? मैंने उसकी तरफ से चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया तो वो कहने लगा, मेरी आंखों से भी आंसू जारी होने लगे थे। मैंने कहा, यश, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। शायद मेरे नसीब ही स्याह हैं, बिल्कुल मेरे रंग की तरह, क्योंकि जो भी खुशी मेरे नसीब में आने की कोशिश करती है और कोई ख्वाब मैं अपनी आंखों में सजाने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे नसीब की स्याही काली बदली की तरह उन खुशियों को निगल जाती है और उन ख्वाबों को मेरी आंखों से छीन लेती है। इसलिए तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुमने जो भी किया अच्छा किया। भला मेरे जैसी मामूली लड़की तुम्हारे मापदंड पर कहाँ पूरी उतर सकती है? तुम्हारे सुकून का जरिया कैसे बन सकती है? उसने एकदम से अपना हाथ मेरे गाल पर रखा और अपनी तरफ मेरा चेहरा मोड़कर कहा,
खुद से ही सारा सब कुछ सोचे बैठी हो। क्या एक बार भी मुझे सफाई का मौका नहीं दोगी? तुम्हें पता है कि मेरा दिल किस कदर टूटा है, क्योंकि मुझे लगता था तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो और मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल तक पहुंच चुकी है और अब इसमें किसी भी किस्म के शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। ये तो तुम पहले से ही जानती थी कि चंदा मेरे पीछे पीछे है। वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। उस रात जब मैं घर आया तो चंदा ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया था। मैं उसके इरादों से जानकार नहीं था। जैसे ही उसके कमरे में दाखिल हुआ, उसने मुझे जोर से पीछे से पकड़ लिया, मेरी शर्ट उतार कर फर्श पर फेंक दी और मुझे अपने ऊपर बेड पर लिटा लिया। कहने लगी, तुम सिर्फ मेरे हो यश, मैं तुम्हें अपना तन मन सब कुछ देने को तैयार हूँ। क्या मेरे जैसा खूबसूरत बदन पूजा का हो सकता है? वो तुम्हें कभी भी सुकून नहीं पहुँचा सकती। और मैं तो अपने आप को उससे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे अगर उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट होता तो मैं कभी भी तुमसे सगाई न करता। मैं इतना भी दोहरे चरित्र का नहीं हूँ। इतने में तुम भी कमरे में दाखिल हो गई और मैं जानता हूँ जो मंजर तुमने देखा तुमने अपने हिसाब से सही अंदाज़ा लगाया था, मगर मुझे शिकवा सिर्फ इस बात का है कि शायद तुमने मेरी मोहब्बत को झूठा समझा या कोई मामूली चीज़, और मुझे खुद से भी शिकवा था कि शायद मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत का सही तरह से यकीन नहीं दिलाया, इसलिए शक ने तुम्हारे दिल में जगह बनाई और तुम अपनी ज़िंदगी की बाजी हारने पर तुल गई। यश अब रो रहा था और मैं उसे देख रही थी। कहने लगा, अगर तुम्हें भी आंखें पढ़ना आता तो मेरी आंखों में देखो और बताओ मुझे, क्या इनमें तुम्हें अपने लिए मोहब्बत नज़र नहीं आती? और मैं उसकी आंखों में देखने लगी जिसमें बेलौस मोहब्बत थी, जो सिर्फ मेरे लिए थी। बेख्तियार मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने कहा, सॉरी, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। तुम 1 हफ्ते से यहाँ मेरे सिरहाने बैठे हो। मैं कितनी बुरी हूँ ना, तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। कहने लगा, हाँ तुम बहुत बुरी हो, बहुत जालिम हो। तुमने अपने साथ मेरी भी जान लेने पर तुल गई थी। मैं एक जवान और खूबसूरत लड़का हूँ। क्या मेरा हक ज़िंदगी पर और खुशियों पर नहीं? अभी तो मैंने तुम्हारी संगत के ख्वाब अपनी आंखों में सजाना शुरू किए थे और तुमने मुझे इतना बड़ा धक्का दिया। तुम बहुत ही जज्बाती लड़की हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा, इसलिए मैं आज ही तुमसे शादी करूँगा। और मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मैं उठकर भी नहीं बैठ सकती। कहने लगा, तुम्हें बाहों में उठा लूँगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है अगर तुम्हें होश आ गया तो तुम खतरे से बाहर हो। अब मैं किसी भी कीमत पर एक लम्हा भी बर्बाद करना नहीं चाहता और तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। और ख़बरदार जो तुमने कोई भी एतराज़ किया, वरना मैं तुम्हें ज़बरदस्ती बाहों में उठाकर मंडप तक ले जाऊँगा और तुम्हारे साथ फेरे लूँगा। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगी। मुझे लगा वो शायद मजाक कर रहा है, मगर वो मजाक नहीं था। थोड़ी देर के बाद वो कमरे में आया और बोला, डॉक्टर से छुट्टी ले ली है मैंने, अब चलो। नर्सें मेरी ड्रिप्स उतार कर मेरे ड्रेस बदलवा रही थीं। मैंने कहा, क्या बेशर्मी है यश, बाहर जाओ। कहने लगा, अब तो तुम मेरी होने वाली बीबी हो, मैं बाहर जाने वाला नहीं। कहो तो मैं तुम्हारा ड्रेस चेंज कर दूँ। मैंने कहा, खबरदार जो मेरे करीब भी आए। तो नर्सें हमारी नोक झोंक पर शर्मा रही थीं और मुस्कुरा भी रही थीं। वे शायद मेरी किस्मत पर रश्क कर रही थीं कि मुझ जैसी सांवली सलोनी लड़की को इस कदर खूबसूरत दूल्हा मिला है। ड्रेस चेंज करने के बाद यश मुझे अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी तक लाया था और सीधे मंडप में ले गया, जहाँ पर सारी तैयारियाँ पूरी थीं। मैंने कहा, यश मुझे चक्कर आ रहे हैं, अभी तक मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ठीक तो हो लेने देते। कहने लगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब होने में वक्त कहाँ लगता है? पता नहीं अगले ही पल तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाए और तुम मुझसे शादी करने से ही इनकार कर दो। इसलिए मैं तुम्हें जल्द से जल्द इस बंधन में बांधना चाहता हूँ, ताकि तुम मुझे छोड़कर कहीं न जा पाओ। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और सीधे मंडप ले गया, जहाँ सब लोग पहले से मौजूद थे। यश की मम्मी ने मुझे प्यार से अपने साथ लगाया। कहने लगी, बेटा तुम यश के पागलपन से जानकार नहीं हो। उसने ये हफ्ता किस कदर सूली पर लटक कर गुजारा है, मैं ही जानती हूँ। उसने तुम्हारी बहनों और माँ से भी संबंध ख़त्म कर लिया है, शादी पर भी नहीं बुलाया। अचानक मेरे पापा भी वहाँ आकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने लगे। बोले, पूजा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यश तुम्हें बहुत खुश रखेगा, इसलिए प्लीज़ इनकार मत करना और आज ही शादी कर लो। और वाकई यश ने मुझे अपनी बाहों में उठाकर 7 फेरे लिए थे और 7 जन्म साथ निभाने की कसम खाई थी।
मेरे पापा ने अपने आशीर्वाद के साए में मुझे विदा किया था। यश ने होटल में रूम बुक कर रखे थे, जिसमें एक रूम को दुल्हन की तरह सजाया गया था, और आज मैं यश की दुल्हन बनी उसकी सेज सजाए उसके इंतजार में बैठी हुई थी। कुछ ही देर बाद यश कमरे में दाखिल हुआ और मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थीं। मैं जल्दी से खुद में सिमट कर बैठ गई थी। धीरे से चलता हुआ यश मेरे सामने आकर बैठ गया। उसने मेरे चेहरे से घूंघट हटाया, बल्कि मेरा पूरा दुपट्टा उठाकर ही दूर रख दिया। मैं हैरान नज़रों से उसको देख रही थी। आखिर वो क्या करने वाला था। धीरे धीरे उसने मेरी सारी ज्वेलरी उतारना शुरू कर दी। मुझे यश से ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी कि उसे सुहागरात मनाने की इतनी जल्दी होगी। अभी तक तो मेरी तबीयत भी अच्छे से ठीक नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा कमजोरी थी, सर में भी दर्द था। यहाँ तक कि अभी तक तो मेरे सर से पट्टी भी नहीं उतरी थी। सारी ज्वेलरी उतारने के बाद उसने साइड टेबल की दराज से एक बॉक्स निकाला और उसे जैसे ही खोला, मेरे चेहरे पर खुद ब खुद एक मुस्कुराहट फैल गई थी। बल्कि मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई थी, क्योंकि यश के इरादे तो कुछ और ही थे। वो तो मेरे सर पर पट्टी करना चाहता था। बहुत ही प्यार से उसने मेरे सर की पट्टी उतारी थी और नई पट्टी कर दी। बैंडेज करने के बाद उसने अपने हाथ धोए और फिर मेरे करीब होकर बैठ गया। मुझे अपने साथ लगाया और कहने लगा, पूजा, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम्हें जरा सी भी तकलीफ पहुँचे ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। इस रिश्ते की शुरुआत के लिए हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। और यश की सोच पर मैं दिल ही दिल खुद पर गर्व कर रही थी कि कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे यश जैसा चाहने वाला पति मिला था, जो सच में मेरी कदर करता था। उस रात यश ने मुझे अपने साथ लगाकर अपनी बाहों में सुलाया था, किसी कांच की गुड़िया की तरह, और मुझे भी उसकी बाहों में ऐसी सुकून की नींद आई थी जो मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पाई थी। मैं उसकी संगत में खुद को पूरा समझने लगी थी, क्योंकि मेरे तमाम तर दुखों की भरपाई उसने कर दी थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी थी यश और पूजा के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए आप अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।